हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जो इंडियन आर्मी का जो स्पेशल बैच मैंने लिया था, इसमें मैंने आपको अर्थमेटिक जो है अर्थमेटिक का जो पोर्शन रहता है अपने मैथ्स में, इसमें लगभग जो चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती है वो करवा दी है। और कुछ टॉपिक जो है इसके बचे हैं, 1 से 2 टॉपिक मैक्सिमम इसके बचे हैं अर्थमेटिक में, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। तो उसमें से एक है भिन्न का जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज इस लेक्चर के एंड तक आप जो भी क्वेश्चन भिन्न से बन सकते हैं वो आप पढ़ेंगे, और इससे अगर कोई टॉपिक बचता है इसके अलावा तो वो मैं आपको कंप्लीट करवा के अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है आपका इंडियन आर्मी के लिए वो जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको मैं बता दूं कि आपका जो एडवांस मैथ वाला पोर्शन जो है आपको वो हमारे फाउंडेशन बैच के साथ कवर करना है, क्योंकि एडवांस के लिए मैं आपको स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं एडवांस में कोई लेक्चर ले रहा हूं तो उसमें अगर 4 से 5 लेक्चर में अगर एक टॉपिक कवर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो आपको 1 से 2 लेक्चर वहां से देख लेना है, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इंडियन आर्मी में। क्योंकि बेसिक चीज़ें आती है, जैसे अगर मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ तो उसको 4 से 5 दिन लगते हैं पूरा करने में, और वहीं वो आपको क्या है कि वो 1 से 2 दिन अगर आप पढ़ोगे तो बेसिक फॉर्मूलाज आप पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में वहाँ से काम हो जाएगा आपका। और ट्रायंगल में हम जो है वो बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, मीन्स एडवांस अगर पढ़ेंगे, फाउंडेशन में कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। एक टॉपिक से अगर पढ़ रहे हैं तो उसके 20-20, 30-30 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक जो है आपका टॉपिक अगर जैसे हमने ट्रायंगल लिया है तो उस पर 20-30 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आए, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपका जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, ये बचा है, ये आप अच्छे से करें, और इसमें अगर कुछ आपका बचता है तो आप मेरे को बताएं, वरना जो है फिर आप एडवांस हमारे साथ फाउंडेशन बैच के साथ अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भिन्न। आपको क्या पढ़ना है आज? भिन्न। अच्छे से हेडिंग डालें भिन्न, क्योंकि आप इसको हल्के में ना लें। आपको अगर आता है तो भी आप एक बार जो है वो वीडियो को देखें, ताकि भिन्न से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड, फ्रैक्शन को ही हिंदी में बोलते हैं क्या, भिन्न, इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है भिन्न, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो भिन्नों के जो प्रकार होते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भिन्न 4 प्रकार की होती है, और चारों ही प्रकार में आपको अच्छे से समझूंगा। 4 प्रकार की कौन कौन सी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, आपको लिख रखी है मैंने यहाँ पर। एक तो होती है प्रॉपर, एक होती है इनप्रॉपर, एक होती है मिक्स्ड, और एक होती है कंटिन्यूड जो होती है आपकी फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, और एक आपने जो नाम नहीं सुना होगा शायद तक, जो होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है, मीन्स लगातार चलने वाला जो भिन्न होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं। आप भले आर्मी की एग्जाम दें या आप MP पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। आप SSC का एग्जाम भी देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है, तो उसको आप अच्छे से समझे, ठीक है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले आप हेडिंग डालें, क्या हेडिंग डालें आप? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये आपको समझना है, ये आप लिख सकते हैं अच्छे से, मैंने आपको बताया अभी। फ्रैक्शन ये है फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जिसका अंश भिन्न में, आपको पता है भिन्न का से मिलकर बनी होती है। भिन्न में होता है ऊपर होता है अंश, और नीचे क्या होता है, तो नीचे आप बताएंगे हर, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है या वो भिन्न होती है जिसका अंश क्या हो, हर से क्या हो, अंश छोटा हो। अंश हर से छोटा हो, मीन्स आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में ये लिख लेना है सिंपल कि अंश क्या हो, वो छोटा हो हर से। तो ये होगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर भिन्न, इसको ही बोलेंगे आप प्रॉपर भिन्न। कि अगर मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, बड़ी बातें नहीं है, मतलब बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं इजीली इनको एक एक मिनट में समझा कर आपको आगे निकलता हूं। कि अगर दे रखा है कि 4/5 है, तो 4 में आप 4/5 में देखोगे कि इसका जो अंश है ये क्या है, 5 से छोटा है, मतलब हर से अगर अंश छोटा है तो वो भिन्न कौन सी भिन्न कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन, या जो है आपकी, आप इंग्लिश में ही नाम याद रखें, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको जब भी अंश हर से बड़ा हो, जब भी अंश जो है वो हर से छोटा हो, मीन्स अंश अगर हर से छोटा हो तो वो कौन सी भिन्न होगी, तो उसको आप बता देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जांपल आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे आप लिख लें
11 बटे अगर 13 है तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है एक। अगर आपके सामने 15 बटे 17 है तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपके सामने 14 बटे 18 है तो ये सारे क्या हैं, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या क्या है आपके, तो इनको आप क्या बता देंगे, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आप इंग्लिश में ही नाम याद रखें, प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में ना जाए, ज़्यादा भी हिंदी पर जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में इतना आप याद रख सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका अंश बड़ा हो, मतलब अंश छोटा हो हर से। ठीक है, उस भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर भिन्न बोलेंगे जिसका अंश हर से छोटा हो। सिंपल एक बात मैंने बताई आपको, क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आऊँगा मैं आगे, जो नेक्स्ट आपको समझना है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आप लिखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे डिनोट करेंगे कि जिसका अंश क्या हो, अंश बड़ा हो हर से। अभी अंश छोटा था, पिछले जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसमें आपका अंश छोटा था। अब ये जो फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर भिन्न जो होती है, इसमें आपका अंश क्या होगा, अंश बड़ा होगा, कैसे, हर से। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि भिन्न में क्या होता है, भिन्न में एक होता है अंश, एक होता है क्या, तो आप बता देंगे अंश, और एक होता है क्या, हर। जो ऊपर रहता है उसको अंश बोलते हैं और जो नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं। ठीक है, और भिन्न जिसमें अंश और हर दोनों हो उसी को भिन्न बोलेंगे। ऐसा नहीं कि ये 4 है तो ये आप भिन्न बोल देंगे इसको। ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, 4 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तो इसको भिन्न नहीं बोलेंगे। जैसे अगर आपका लिख रखा है 10/5 तो ये 5/10, 10/5 है तो इसको भी आप 2 लिख सकते हैं, मतलब ये भी क्या है, भिन्न नहीं है। ठीक है, पूर्णांक है। तो इस तरीके से जो वैल्यू भिन्न की फॉर्म में, मतलब अंश बटा हर की फॉर्म में लिख रखी हो, उनको क्या बोलेंगे, आप भिन्न बोलेंगे। जैसे अगर ये कट रहा है, जैसे 15/3 ये कट रहा है तो ये एक भिन्न नहीं है, ये क्या है, अगर 15/3 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, तो इस 5 को आप क्या बोलेंगे, एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, और इसको आप भिन्न की फॉर्म में लिख जरूर सकते हो, दर्शा जरूर सकते हो, बट वो जो है प्रॉपर भिन्न नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर भिन्न क्या होता है, जिसका अंश हर से छोटा हो। फिर अगर इनप्रॉपर फ्रैक्शन आपको पढ़ना है तो इनप्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जिसका अंश बड़ा हो हर से। जैसे मैं अगर लिख रहा हूं कि 14/17, इसको अगर आप देखोगे 14/17 को, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से कि ये जो है अंश क्या है, हर से बड़ा है, अंश क्या है, हर से बड़ा है। तो आपको यहाँ पर एक माइंड में एक चीज ये चलती होगी कि अगर अंश बड़ा है हर से, जैसे मैं दे रहा हूं कि 15 अगर मैं दे रहा हूं आपको 7, तो आप यहां पर इसको एक बार और भाग दे सकते हो। ठीक है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन मतलब भिन्न का मतलब क्या है कि हर का भाग देते हैं अंश में। जैसे मैं ये लिख रहा हूं कि आप 15/3 है तो आप इस अंश का हर में भाग दे सकते हैं, तो यहां से क्या आएगा, 15/3 मतलब 5 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप इस 15 को क्या है, 7 से भाग दे सकते हैं, और 7 से और भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ से 14 आएगा, और ये कितना बचेगा, 1। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप 15/7 को कैसे लिख सकते हैं, 15/7 को आप लिख सकते हैं 7 सही 1/2, 7 सही 1/2, कि जो पूरा का मतलब 2 सही 1/7, कैसे, 2 सही 1/7 कैसे लिख सकते हैं, 15/7 को आप 2 सही 1/7, जितनी बार भाग गया, जितनी बार पूरा को पूरा भाग गया। आपने देखा यहाँ से कि 7 का भाग अगर 15 में देते हैं तो 2 बार पूरा का पूरा भाग जाता है। ठीक है, 2 बार जो है आपका पूरा का पूरा भाग जाता है, तो जो भी पूरा का पूरा मतलब जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू आ रही है, पूर्णांक आ रही है, उसको आप ऐसे लिख लेंगे कि 2 बार भाग गया। फिर जो शेषफल बच रहा है वो आपने यहाँ लिखा, और जिससे भाग देना मतलब इस 1 में 7 से अभी भी भाग देना बाकी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 अगर शेषफल आया है तो इसका मतलब ये है कि इस 1 में 7 से अभी भी भाग देना बाकी है। तो इस भिन्न को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 सही 1/7। 2 सही 1/7 का मीन्स ये है कि 2 बार पूरा को पूरा भाग गया है। किसी भी भिन्न में अगर भाग दिया आपने, जैसे 15 में 7 का भाग दिया तो 2 बार पूरा को पूरा भाग गया है, और 1 शेषफल बचा है, और 7 से भाग देना इसमें बाकी है। मतलब ये 7 क्या है, तो इसको आप बताओगे कि 7 क्या है, यहाँ से भाजक है। ठीक है, 7 क्या है, आपका क्या है, 7 भाजक है, जिससे आप भाग दे रहे हो। ठीक है, ये क्या है, आपका डिवीजर। ठीक है, तो आप यहां से इस भिन्न को, जैसे 17/7
14 है, तो इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि 17 में अगर आप 14 का भाग दोगे, 17 में 14 का भाग दोगे तो ये एक बार जाएगा, ठीक है। 17 में 14 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा और यहाँ से 14 आएगा और ये कितना बचेगा आपका 3, ठीक है। कितना बचेगा 3। तो आपका यहाँ से इसका मतलब क्या है, ये जो है 17/14, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 14 से जब 17 में भाग गया तो एक बार पूरा को पूरा भाग गया, ठीक है। एक बार पूरा को पूरा भाग गया, फिर आपका क्या हुआ कि आपका शेषफल कितना बचा। आपको वो क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपने भाग दिया 17 में 14 का भाग दिया, 17 में किसका भाग दिया 14 का, तो आपका भागफल क्या आया, 1 आया, वो आपने लिख दिया। अब बचा कितना है, मीन्स शेषफल आपका रिमेनिंग कितना बचा है, वो बचा है 3। तो आप ऐसा लिख सकते हो इस 3 में अभी भी 17 का मतलब 14 का भाग देना बाकी है, ठीक है। इस 3 में अभी भी 14 का भाग देना बाकी है, तो इसको ही बोलोगे आप अगर इस तरीके से लिख दिया है आपने, इस भिन्न को, इन प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर इस तरीके से लिख दिया है, तो यही तीसरा टाइप बनता है और वो क्या बनता है आपका मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसलिए आप यहीं पर समझ के चले कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मैं एक बार और बताता हूं आपको अच्छे से कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब यह है कि अंश बड़ा हो हर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अंश बड़ा हो हर से। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 21/8, मैंने लिखा अगर 21/8, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, आप ये बताओगे कि अंश क्या है, अंश क्या है आपका 21, और अंश हर से क्या है, बड़ा है। अंश हर से अगर बड़ा है, अंश की वैल्यू अगर हर से अगर बड़ी है, तो ये कौन सी भिन्न है, इनप्रॉपर भिन्न। इनप्रॉपर भिन्न क्यों, क्योंकि इसमें और भाग अपन दे सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन था, ये जो था प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें इस 4 में अब 5 का भाग आप नहीं दे सकते, क्योंकि 4 ऑलरेडी छोटा है, तो 5 का भाग आप नहीं दे सकते। बट इस संख्या में, इस फ्रैक्शन में आप जो ये 21 है, इसमें 8 का भाग दे सकते हैं। तो अगर इस 21 में 8 का भाग दे सकते हैं, तो इसको आप भाग देकर देखें, भाग देंगे आप, तो आपका कितना आएगा, 8 दूनी 16 आएगा। मतलब कितना बचेगा, तो आपका शेषफल बचेगा 5, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा आपका 5, 16 मतलब 21 में 16 घटाओगे कितना बचेगा आपका 5। अब इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब 8 से आपने 21 में भाग दिया, तो 2 बार पूरा को पूरा भाग गया, 2 बार पूरा को पूरा भाग गया, और बचा कितना, तो आप बता दोगे बचा 5, और किससे भाग देने पर 5 बचा, 8 से भाग देने पर 5 बचा। या इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं, ये है जो 2 सही 5/8 है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 बार तो पूरा को पूरा भाग गया, मतलब इसमें क्या है, ये 2 पूर्णांक है, पूरी मतलब ये एक पूर्ण संख्या है। 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। बट ये जो 5 है, इसमें अभी भी 8 से भाग देना बाकी है। जैसे इस 5 में आप 8 से भाग दोगे, 5 में आप 8 से भाग दोगे, तो यहाँ 0 उतारोगे, पॉइंट लगाओगे, और 8×5 = 40 होगा, 8×6 = 48, मतलब यहाँ से आपका ऐसे ये चलेगा, ठीक है। 0.6 बार ये जो है भाग जाएगा और आगे ये चलता रहेगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, मतलब ये जो 5/8 है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, पूर्णांक नहीं है, मतलब ये क्या है, दशमलव में आएगा आपका। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको मिलेगी, आपको 2 चीजें मिलेगी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहाँ से आएगा, तो आप बताएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहाँ से आएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन पहले तो आएगा कहाँ से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अंश जिसका अंश बड़ा हो हर से, और अंश बड़ा हो हर से। जैसे ये 21/8 लिखा है, तो इसको आप बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपके माइंड में आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको क्या बोलेंगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इनप्रॉपर फ्रैक्शन से ही आप क्या निकालेंगे, इनप्रॉपर फ्रैक्शन से ही आप बताएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे आता है। और वही मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि जब भी आपको इनप्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा हो, इस प्रकार से दे रखा हो कि अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, तो उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे कि इसमें आप जस्ट भाग दें, जो भी संख्या आपको हर दे रखी है हर में, उसमें आपको क्या करना होता है, अंश में भाग देना होता है। तो जैसे यहाँ 21 में आप 8 से भाग दे रहे हैं, तो आपका यहाँ पर क्या बचा, भागफल, मतलब एक बार भी अगर भाग गया है पूरी तरह से, तो उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पर भागफल, या यही क्या होगा आपका पूर्णांक, यही क्या होगा आपकी पूर्णांक वैल्यू, कि इतनी बार पूरा को पूरा भाग गया है, ठीक है।
तो 2 बार भाग गया, बट ये जो 5 है ये क्या बचा है, आपका शेषफल बचा है। तो 5 अगर शेषफल बचा है और यहाँ पर भाग दे रहे हैं 8 से, तो आपको पता है कि 5 में 8 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसको आप ऐसे लिख दे जस्ट सिंपल कि 2 बार तो भाग गया, बट इस 5 में अभी भी 8 का भाग देना बाकी है। और इसी को ये इस तरीके से जो भिन्न आपने पढ़े हैं, स्कूल लाइफ में अपने पढ़े होंगे, इन्हीं भिन्न को क्या बोलते थे आप, मिक्स्ड भिन्न, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिश्र भिन्न जिसको बोलते थे, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि क्या होता है प्रॉपर का मतलब क्या है कि जिसका अंश छोटा हो, मतलब जिसमें भाग जाए नहीं, अंश छोटा है, अंश अगर छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, जैसे इस 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो अंश छोटा हो वो क्या होगा, वो होगा आपका प्रॉपर। फिर आपका आएगा इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, इम्प्रॉपर का मतलब ये है कि जिसका अंश बड़ा हो हर से, जिसका अंश बड़ा हो हर से, तो इसमें और अपन भाग दे सकते हैं, ठीक है। आप इस 21 में 8 का और भाग दे सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो है इम्प्रॉपर है, अगर अंश अगर हर से बड़ा है, अंश अगर हर से बड़ा है तो इसमें अगर और भाग दे सकते हैं, अगर आप इसमें और भाग दे सकते हैं तो इसको ही काई में कन्वर्ट कर लेंगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कि भाग देकर यहां पर 2 चीजें आप कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे कि एक तो आप ले आएंगे इसमें पूर्णांक वैल्यू, जितनी बार पूरा का पूरा भाग जा रहा है वही वैल्यू क्या होगी, पूर्णांक वैल्यू। तो जब भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिसमें क्या आ जाए कि आपके भिन्न में एक पूर्णांक आ जाए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है पूर्णांक का मतलब, ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मींस इंटीजर, ठीक है। तो जब भी पूर्णांक आ जाए आपका पूरा नंबर, पूर्णांक का मतलब अगर पूरा नंबर कटा फटा नहीं होना चाहिए, जैसे 0.5 0.7, ये क्या है, कटे फटे नंबर है, ठीक है। जिसमें पूरा का पूरा भाग नहीं जाता है वो होते हैं कटे फटे नंबर, ठीक है। कटे फटे नंबर का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर 7/5 लिख रहा हूं तो आपको पता है इस 7/5 में पूरा भाग नहीं जाएगा 5 का, एक बार तो पूरा भाग जाएगा, पर कितना बचेगा, फिर 2/5 बच जाएगा, कि 2 बचेगा शेषफल और 5 से भाग देना बाकी रहेगा, ठीक है। तो इस 7/5 को आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक तो क्या है, पूर्णांक है ही, इस 7/5 में एक तो क्या है, पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है आपका, एक क्या है, पूर्णांक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझे आराम से कि एक क्या है, पूर्णांक है, और 2/5 मीन्स क्या है, यहां पर आपका मतलब क्या है, 2/5 लिखने का मतलब कि इस 2 में और 5 का भाग देना बाकी है, बट ये क्या है आपका पॉइंट में आएगा, तो इसको पॉइंट में नहीं लिखते हुए आप भिन्न की फॉर्म में लिख दोगे, और वही जो कहलाएगा आपका मिश्र भिन्न कहलाएगा, क्या, पूर्णांक प्लस आपका जो डेसिमल फॉर्म होगा, ये जो है ये डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, बट इसको भिन्न की फॉर्म में लिखा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न मतलब जो है मिली हुई है, इसमें पूर्णांक भी है और इसमें डेसिमल भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। 3 चीजें आपको समझ में आई है। अब आगे जो है एक जो है अच्छा है भिन्न, अच्छा मतलब, अच्छे का मतलब ये है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप समझे, इसको आप यहीं पर समझे कि कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है। ये क्या लिखा है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब लगातार, या इसको बोल सकते हैं, हाँ लगातार ही बोलेंगे इसको, लगातार जो भिन्न आपकी चलती है, लगातार भिन्न, ठीक है, जो चलती है। मतलब कैसे, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस में लिख रहा हूँ 1/2, मतलब ये 2 + 1/2 है, इसके प्लस में 1/3 कर दिया आपने, फिर 3 के प्लस में आपने 1/2 कर दिया, तो आपको दिखेगा कि ये तो क्या है, ये क्या है, 2 है आपका, ये भिन्न वगैरह नहीं है, 2 क्या है, पूर्णांक है, बट इसमें एक भिन्न जोड़ी, फिर इसमें एक भिन्न जोड़ दी, फिर इसमें एक भिन्न जोड़ दी, उसी प्रकार इस 2 में आप जैसे 1/4 कर रहे हैं, तो ये क्या है, फ्रैक्शन कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू ये चलता ही रहता है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, जो फ्रैक्शन कंटिन्यू चलता रहे उस प्रकार के फ्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, तो उसको आप बोलोगे क्या, आप बता सकते हैं यहां से किस क्या बोलोगे उसको, कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लगातार भिन्न, ठीक है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप यहां पर जो ये जो तीनों थे, ये तो बच्चों वाली बात थी कि भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि इसका अंश क्या है, अंश छोटा है हर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अंश बड़ा है हर से, ठीक है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं तो यही कंडीशन है। और इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि इसमें पूर्ण संख्या भी हो प्लस आपकी भिन्न भी हो। पूर्ण संख्या और भिन्न का मतलब क्या है, जैसे मैं 5 सही 3/4 लिख रहा हूँ, 5 सही 3/4 लिखा है, तो ये पूर्ण संख्या भी है, मतलब पूर्णांक है, पूर्ण भी बोल सकते हैं और पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। 0 अगर शामिल कर लोगे पूर्ण में तो वो पूर्णांक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 5 सही 3/4 लिख रहा हूँ तो आपको दिखेगा 5 क्या है, पूर्णांक है, और 3
3/4 क्या है आपकी भिन्न है, तो पूर्णांक प्लस भिन्न या पूर्ण संख्या प्लस भिन्न बोलोगे तो वही क्या हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन या आपका क्या हो जाएगा वो मिश्रित भिन्न, ठीक है। बट ये जो लगातार भिन्न है इसको आपको समझना है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि इसको ऐड करके बताओ, इसको क्या करके बताओ आप, ऐड करके बताओ या इसको जोड़ के बताओ। तो इसको जोड़ते कैसे हैं वो आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसको जोड़ते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें मेरे को नहीं लगता कि बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया मैंने। प्रॉपर, इनप्रॉपर, मिक्स्ड और कंटिन्यूड, ठीक है, 4 प्रकार की भिन्न होती है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया मैंने, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको समझना भी नहीं है उसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं उसमें। तो अब आप हेडिंग डाले, क्या हेडिंग डाले आप, क्या हेडिंग डाले, हेडिंग डाले आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे आप, ये जो लगातार भिन्न चलती है इनको सोल्व कैसे करेंगे, एक्चुअली वहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं ले रहा हूं 2 सही, 2 बटे में ले रहा हूं, 1/3 लिया मैंने, फिर इसके बटे में मैंने कर दिया है कि ये जो है ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इसके बटे में है, ये है 2 के बटे में 1 + 1/3, 2/1 + 1/3 + 1/4। अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेकर चलता हूं, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का साइन भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि साइन हमेशा प्लस का रहे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो भिन्न है ये क्या चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। इसमें आप और जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं 1/2 इसमें क्या कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा कि इसको आप ऐड करके बताओ या इसको एक सिंपल भिन्न की फॉर्म में लिख के बताओ। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये क्या है, लगातार भिन्न है। बट अगर इसको एक भिन्न की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे ये अगर 14/17 लिखा है तो ये एक जो है ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखने को आपको बोलेगा तो आप कैसे उसको करोगे वो आप समझने का ट्राई करें कि इसको अगर आपको सोल्व करना है, आपको अगर इस इक्वेशन, इस भिन्न को अगर सोल्व करना है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन को अगर आपको सोल्व करना है तो हमेशा आपको कहां से चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ का मतलब क्या है कि इधर से सोल्व करते करते आप इधर की तरफ बढ़े, ठीक है। नीचे से आप ऊपर चले, नीचे से आप ऊपर चले, ना कि आप यहां से सोल्व करते करते आ रहे हैं। इधर से अगर सोल्व करोगे तो सोल्व होगा नहीं है, बट आपको यहां से, मतलब इसका रूल ही यही है कि इसको किधर से सोल्व करोगे, आप नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करते हुए चलोगे। तो कैसे सोल्व करोगे वो भी आपको समझना है कि सोल्व कैसे करोगे आप इसको, तो आप समझने का ट्राई करें। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे वो आपको देखना है, ठीक है। कि ये है 4 + 1/2, तो 4 + 1/2 आपको सबको करना आता है। 4 + 1/2 कितना हो, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे कितना हो जाएगा, ये 2। मतलब इस पूरे जो ये जो इतना पोर्शन है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं डिलीट करके लिख रहा हूँ, बट आपको समझ में आया होगा कि 4 + 1/2, 4 दूनी 8 + 1 9/2 होता है। तो इस पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ 9/2, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन था, ये जो इतना था, ये 4 + 1/2, 4 + 1/2 की जगह मैंने इसको ऐड कर दिया। आप अलग ऐड करके इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है। आप यहां पर भी ऐड कर सकते हो, 4 दूनी 8 + 1 9, 9 बटे, ये बटे में कितना रहेगा 2, ठीक है। तो इस पूरे की जगह आप लिख सकते हो क्या, 9/2, और आपने यहां पर लिख दिया 9/2, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो है ऐसे है कि बटे के बटे में अगर चीजें हो, जैसे ये 1 के बटे में 9/2 है, तो जब भी बटे के बटे में चीजें हो, मतलब जब भी आपके 2 बार जो है वो भिन्न की फॉर्म में लिख रखा है कि ये भी एक भिन्न है, फिर इसके बटे में एक भिन्न है, तो ये क्या होती है, ऊपर जाके क्रॉस गुणा होती है, मतलब उल्टा इसका गुणा होता है। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, आपको पता है 2 क्या होगा, ऊपर आएगा। तो यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9/2, मतलब 2/9, मतलब ये 2 का गुणा ऊपर होगा, ये 2 का गुणा है, ये क्या होगा, ऊपर होगा, और 9 क्या बटे में आपके बचेगा क्या, 9, ठीक है। तो यहां से इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहां से इसको आप लिख सकते हो ऐसे 2/9। ये जो 2 था आपने कहां भेज दिया, ऊपर, क्यों कि ये रूल है, जैसे आपको दे रखा होता है कि 1/1, जैसे 2/5 के बटे में 4/3, तो इस भिन्न के बटे में ये एक भिन्न है, आपको पता है ये इस तरीके से 2 भिन्न है। तो ये जो भिन्न है, अगर इसको सोल्व करना है तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि इसको उल्टा करो, 4/3 को उल्टा करो और ऊपर जाकर गुणा कर दो। ऐसा क्यों होता है, ये जो है करनी का रूल है, ठीक है। काई का रूल है, करनी का, क्योंकि यहां देखोगे तो इसकी पावर क्या है, मैं आपको पूरा करके बताऊं तो ऐसा है कि ये जो 4/3 है, 4/3 है, इसकी पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है।
जब इसको ऊपर ले जाओगे आप, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी, इसकी पावर होगी आपकी क्या होगी, जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो आपको पता है वो मल्टीप्लाई में होगी, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो वो तो मल्टीप्लाई में होगी, बट 4/3 की पावर क्या होगी, तो आप बोलोगे कि ये होगी -1। ठीक है, ये क्या होगी, -1। अब ये है -1, इसको अगर प्लस में बनाना है तो इस 4/3 को आपको क्या करना है, 4/3 को आपको क्या कर देना है, 3/4, क्योंकि ये रूल होता है a/b अगर -1 है तो b/ अगर a करते हो तो ये +1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है पावर। जब इन दोनों को उल्टा कर देते हो तो माइनस वाली पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये मैंने आपको करनी में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो वहां से आया है, कोई नई चीज नहीं ये, और मैंने आपको बेसिक भी बता दिया है कि इस तरीके से अगर दे रखा हो, जैसे यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, यहाँ पर आपको था 1 सही 9/2। ठीक है, 1 सही 9/2 था, तो आपको पता है कि ये तो एक पूरा भिन्न है, और इस एक को भी ऐसे लिख सकते हो 1/1, और इसके बटे में क्या है 9/2, क्योंकि ये एक ऑलरेडी था, तो इस एक के बटे में आप 1/1 कर सकते हो, और ये है 9/2, तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका 2/9। ठीक है, इसका गुणा होगा उल्टा, अगर इसको करके गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/9। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर 2 हो जाएगा, ये हो गया 2/9। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, किसको, 3 + 2/9 को, 3 + 2/9 को आपको क्या करना है, ऐड। तो आपको पता है 3 + 2/9 क्या होगा, 3 + 2/9 क्या होगा, 9 × 27 और 28 29/9, 29/9। ठीक है, क्या होगा ये 29/9। 3 + 2/9 क्या होगा 29/9। तो ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये इतना वाला पोर्शन, ये क्या आ गया आपका 29/9। अगर ये 29/9 आया है तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो 29/9। 29/9 मतलब 20/5/9। ठीक है, तो ये अगर आपने लिखा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये 9 यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा, तो 9 अगर ऊपर चला जाएगा तो ये कितना बचेगा यहाँ से 9/29। ठीक है, 9/29 क्यों गया, क्योंकि उल्टा गुणित होगा, मतलब आपका जो है क्रॉस मल्टीपल होगा। ठीक है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारी चीज़ें बेसिक से बताई है कि ये 9/29 कैसे हुआ है। आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके पास बचा है ये वाली कंडीशन, इतनी पोर्शन, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से इसमें भाग करोगे तो ये कितना होगा 29 + 9/29। ठीक है, इसको सॉल्व करना आता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो, और ये जो है इसका जो मल्टीप्लाई करने का बेसिक वो है कि इनका एलसीएम लो, 3 के बटे में कुछ नहीं, तो एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, 9 का इसमें गुणा करोगे और ये जो 2 इसमें ऐड कर दोगे तो आपका जो है आंसर आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं मान के चलता हूँ कि आप 8वीं 10वीं क्लास तक अगर पढ़ के आए हो तो आपको पता है। वैसे ये भी सोल्व करना भी अगर आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ाया तो आता होगा, बट अगर आप भूल गए हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करवाने का मेरा जो है वो काम है। ठीक है, कि आपको सारी चीज़ें फिर से याद आ जाए। तो यहाँ से आपको पता चले कि ये आया 1 + 29 9/29। तो इसको अगर सोल्व किया तो ये कितना हुआ, यहाँ से ये 29 उधर गया तो ये 29 + 9/29 हुआ। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 29 + 9 कितना होगा, तो आप बता सकते हो कि ये होगा आपका 38/29, 38/29। और इस पूरे को आप लिख सकते हो, इस पूरे को मिटाकर आप क्या लिख सकते हो 38/29। ठीक है, क्या लिख सकते हो 38/29। और अगर इसको आप और सोल्व करोगे तो ये 29 ऊपर जाएगा, मतलब 2 × 29 बाय कितना होगा आपका 38। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बताया है कि नीचे से ऊपर कैसे जाना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपके सामने आपको ऑप्शन इस प्रकार मिलते हैं, जैसे 29 × 2 58 होगा, कितना होगा 58/38। तो आप डायरेक्ट ये ऑप्शन टिक कर दे, मतलब जो भी आपके ऑप्शन में दे रखा है 4 ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन मिलता है टिक कर दे, वरना आप इसको अगर और डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 19। ठीक है, 19 मतलब 29 बटे कितना हो जाएगा आपका 19। 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 19 दूनी होता है आपका 38। तो ये हो जाएगा 29/9। मतलब अब इसको आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, ये क्या है, एक भिन्न है। और कौन सी भिन्न है तो वो भी आप बता देंगे कि कौन सी भिन्न है। तो ये है एक प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर क्यों, क्योंकि इसमें अंश जो है वो हर से बड़ा है। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में जस्ट इस 19 को मतलब 29 को 19 से डिवाइड करोगे तो एक बार भाग जाएगा तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। 29 में अगर 19 का भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा, 10 बचेगा। तो इस 10 में 19 का भाग जाएगा नहीं, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 10 में अभी 19 का भाग देना बाकी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 सही 10/9। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी
कि क्या होता है इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स्ड, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, और ये जो होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसको प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीजें जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लूंगा मैं, आप ये क्वेश्चन करें तो मेरे को अच्छा लगेगा कि आप कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन या नहीं कर पा रहे हैं। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है वो भी आपको अच्छे से करना है। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर ये 4 है, पर आप ये आपको दिख रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है मिस प्रिंट है, मतलब आपको सही से लिखा नहीं गया है, तो मैं लिख के बता रहा हूँ इस तरीके से ये क्वेश्चन कि 1 के बटे में आपको दे रखा है ऐसे 3 + 1/2 + 1/2। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 के बटे में है, मतलब 1 के बटे में 3, उसमें प्लस किया गया है आपका 1/2, मतलब 1 के बटे में ये क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर 2 है, 1 के बटे में है 2 और उसमें आपका 3 प्लस है, फिर यहाँ है इसके बटे में 2 है और फिर उसमें कितना ऐड किया गया है 1/2। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताओगे कि ये क्या है, एक क्या है, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। ठीक है, कंटिन्यू, आप इसको लिख सकते हैं, क्या मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, तो वो आपको पता है कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब लगातार चल रहा है, जैसे ये ऐसे बटे के बटे में जो चल रहा है। ठीक है, इसमें आगे भी और चीज़ें वो ऐड कर सकता है, तो आप उसको करने का ट्राई करें। और करने का ट्राई मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन, कि आप इनको कहाँ से सोल्व करते हुए चलेंगे, यहाँ से, नीचे से। ठीक है, तो नीचे से अगर इनको सोल्व करते हुए चलेंगे आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन को, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2 होगा। इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर ऐड करोगे आप तो ये कितना होगा आपका 5/2। कैसे, 2 दूनी 4 + 1 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5/2, 5/2। तो ये आपको पता है कि ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/5। ये मैंने अच्छे से बताया क्यों जाएगा ऊपर। अब ये 4/5 हो गया, तो इसमें क्या करना है आपको, जस्ट ये ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा कि ये 5 × 15 और 4 कितना होगा आपका 19। तो ये जो है, ये जो वैल्यू आपको दे रखी है इसको आप इधर ऐड करके देख लें कि 3 + 4/5, 5 × 15 + 4 कितना होगा आपका 19/5। ठीक है, इतना डिटेल में मैं आपको करके बता रहा हूँ, बल्कि इतना इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए आपको, आप मुंह जुबानी इसको कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 19/5। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5/19, मतलब आपका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सही नहीं था, तो मैंने आपको क्वेश्चन सही लिखकर बताया था कि क्वेश्चन सही क्या था कि 1 के बटे में है 3 + इसके बटे में 2 + इसके बटे में क्या है, इसके बटे में है 2 + 1/2। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, मिसमैच कर रखा है इसको, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको अच्छे से कर लेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर भी बताया है, इस पर मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर भी अच्छे से समझाया है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का कहाँ था, ये कंटिन्यूड जो फ्रैक्शन है, मिक्स्ड नहीं सॉरी, कंटिन्यूड फ्रैक्शन का मैंने एग्जांपल लेकर इसको सोल्व भी करवाया है आपको। आप जो है इसको अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार की भिन्न है 5/19, तो इसको आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ये है प्रॉपर। ठीक है, ये कौन सी भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका अंश जो है, अंश क्या है, अंश हर से अगर छोटा है, अंश छोटा है हर से, तो इसमें आप और भाग नहीं दे सकते। और जो भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है वही क्या होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो आगे जो है मैं आपको अब नहीं, आप हेडिंग डालें क्या, या इस तरीके से कंटिन्यू फ्रैक्शन आएंगे तो आप क्वेश्चन इन पर कर लेंगे अच्छे से। जहां तक मेरे को उम्मीद है 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन ही आपके बनने हैं। ठीक है, नीचे से आपको सोल्व करते करते ऊपर जाना है। अब आप हेडिंग डालें, 2-3 चीजें जो आपको समझनी है वो क्या है। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इन दोनों को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम
और इसको बोलते हैं क्या, अवरोही क्रम। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको जब दो भिन्नें दे दी जाएगी और उन भिन्नों में आपको क्या पूछ लिया जाएगा, मतलब आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसको पूछ लिया जाएगा कि ये आरोही क्रम में कौन सी है, अवरोही क्रम में कौन सी है, या फिर आपको क्वेश्चन देकर ये पूछ लेगा कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में बताओ या बनाओ, या जो है आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले तो बेसिक चीज ये समझनी है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो असेंडिंग डिसेंडिंग तो इसका मतलब क्या है, हिंदी में इसको समझना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि आरोही अवरोही एकदम याद नहीं रहता है। तो आप अगर इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में ही याद रखें इसको। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा इसका कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में कि आपको सबसे छोटी, पहले सबसे छोटी लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार के फ्रैक्शन जो है आपको लिखना है। ठीक है, ये ABCD मैंने माना कोई फ्रैक्शन है तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन लिख रहे हो आप, क्या उस प्रकार से अगर भिन्न लिख रहे हो तो वो कौन सा ऑर्डर होगा उनका, वो होगा आरोही क्रम। ठीक है, जैसे मैं दे रहा हूँ आपको कि 2, 4, 7, 8, इस प्रकार से अगर मैंने आपको वैल्यू दी है, मान लो पूर्णांक, तो इसको अगर आप आरोही क्रम में लिख के बताओ, सबसे पहले 2 लिखोगे, फिर 4, फिर 7, फिर 8। ठीक है, ये क्या है इनका आरोही क्रम। उसी प्रकार डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते क्रम में, मतलब इसको ही बोलते हैं अवरोही और इसी को बोलते हैं घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए क्वेश्चन आता है आपका कहीं से भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप उसको कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे वो आप समझने का ट्राई करें। उसमें मैं आपको समझाता हूँ, यहीं पर समझाते हैं, आगे नहीं चलते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आया कि इस प्रकार से आपको दे रखा है कि 7/4, 3/5, इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है, मतलब छोटी बड़ी, इन दोनों में से बड़ी भिन्न बताओ कि बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, ये बड़ी को कैसे लिखते हैं, ऐसे, बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी वैल्यू बताओ कि 7/4 और 3/5 में बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी है। तो इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि आप इस 7 में 4 का भाग दें, इस 3 में 5 का भाग दें, तो आपको यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये जो है एक बार भाग जाएगा, 7 में 4 का एक बार भाग जाएगा, मतलब एक तो आएगा ही आएगा, बट इस 3 में 5 का भाग जा ही रहा है तो ये ऑलरेडी पॉइंट में आ जाएगा। तो ये तो बड़ी होने से रही, तो आप ये डायरेक्टली बता देंगे कि 7/4 क्या है, बड़ी है। बट कई बार ऐसी कंडीशन आएगी आपके सामने, जैसे क्वेश्चन लेंगे तभी उसमें आएगी कंडीशन कि ये जो है 7/4 जैसे 5/4 है, 3/5 और 7/4 है, ऐसी वैल्यू नहीं देकर आपको क्या दे देगा, जिनमें सारी चीजें पॉइंट में आ रही होगी और बड़ी कैलकुलेशन होगी, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब क्या है कि आपको क्रॉस गुणा करना है, आप इस संख्या में इस संख्या को गुणा करें, इस संख्या में इस संख्या को गुणा करें, कि इस 5 का 7 में, इसका इसमें, अंश का हर में, हर का अंश में, और इस हर का इस अंश में। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ये 7×5 35, 7×5 35, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ये 4×2 8, 4×3 12। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये 35, ये जो 35 है इस 12 से बड़ा है, ये जो 35 है इस 12 से बड़ा है, तो ये जो है 35 अगर यहाँ पर लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, बड़ी होगी, और ये जो है ये क्या होगी, छोटी होगी। मतलब ये भिन्न क्या होगी, बड़ी, और ये भिन्न क्या होगी, छोटी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या होगी, बड़ी। तो आप वज्र गुणनखंड विधि जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल ही डालकर लिख ले कि 7/4 3/5 है, तो इसमें आपको अगर बड़ा बताना है कि बड़ी कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, जैसे यहाँ पर एक वैल्यू और ले लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, 9/8। ठीक है, एक और मैंने वैल्यू ले ली, क्या ले ली, 9/8। अब अगर इन तीनों में आपको बताना है कि सबसे बड़ी वैल्यू बताओ। ठीक है, आपका जो बेसिक है वो अच्छा होना चाहिए कि सबसे बड़ी अगर वैल्यू बतानी है तो कैसे बतानी है, किस तरीके से बतानी है, तो आप क्या बोलोगे कि हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कि 3 वैल्यू में तो आप क्रॉस गुणा कर नहीं सकते, अभी मैंने बताया, जैसे 2 में तो आपने करके देख लिया था कि कौन सी बड़ी थी। ठीक है, और वहां पर बता भी सकते हो आप, बट 3 में कैसे बताएंगे, तो आप पहले 2-2 का ग्रुप बनाए। कैसे, सबसे बड़ी अगर बतानी है तो 2-2 का ग्रुप बनाए, कैसे कि इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि इन दोनों में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 35,
ये आएगा कितना आपका 12। तो आपको पता चला कि बड़ी बतानी है तो बड़ी वाली पर आपको ध्यान रखना है कि ये 7/4 इससे तो ऑलरेडी क्या है, बड़ी है। तो आपने देख लिया कि ये इससे अगर बड़ी है तो आपको इसको क्लिक करना है कि ये है। हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए आप मान के चलोगे कि ये मान लो आप सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये अगर सबसे बड़ी है, 7/4 अगर सबसे बड़ी है तो ये इससे भी बड़ी होनी चाहिए, 9/8 से भी, ठीक है। 9/8 से भी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो आप इन दोनों में चेक कर लोगे कि इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो इन दोनों में चेक करोगे तो ये कितना होगा, 7 8 56 होगा आपका, और ये कितना होगा 9 चौक 36। मतलब आपको क्या मिला कि यहाँ पर भी ये बड़ी आ रही है, ये लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, मतलब लेफ्ट वाली जो भिन्न है आपकी वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ से आप बता सकते हैं क्या कि ये जो है सबसे बड़ी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो आपको मिलेगा कि इन दोनों में अगर चेक करना है, आपको अगर ऐसे चेक करना है कि सबसे छोटी कौन सी है, तो आपको पता है कि ये तो सबसे बड़ी है, ठीक है। ये तो क्या है, सबसे बड़ी है। आपकी आ गई 7/4 जो आ गई वो आ गई सबसे बड़ी। कैसे चेक किया, तो आपने चेक किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके आपने चेक कर लिया कि कौन सी बड़ी आई, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि सबसे छोटी कौन सी है। तो अब आपके पास ये 2 ही वैल्यू बची है यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। इन दोनों में से एक जो होगी वो छोटी होगी, और सबसे छोटी चेक करना है तो इन दोनों में चेक कर लो कि इन दोनों में से छोटी कौन सी है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप चेक करोगे तो 8 दूनी 16, 8 तेरह 24 होगा, और ये कितना होगा 9 पंजे 45। मतलब ये जो वैल्यू है ये इससे भी छोटी है, ठीक है। इससे भी छोटी ये है, तो ये सबसे बड़ी है, तो फिर ये सेकेंड नंबर पर आएगी, और फिर ये क्या आएगी, थर्ड नंबर पर, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी आपकी सबसे छोटी वैल्यू। तो इसको अगर आपको किसी भी क्रम में जमाना है, जैसे अगर आरोही क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में जमाना है, तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटी पहले, तो आप लेंगे कि 3/5 पहले आएगा, 3/5 पहले आएगा, फिर आएगा इससे बड़ी। तो इससे बड़ी कौन है, ये है। फिर इससे बड़ी आ जाएगी 9/8, और इससे बड़ी कौन सी आएगी, तो आप बता देंगे 7/4, जो क्या है सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ी है। और ये कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर की बढ़ते क्रम में चल रहा है, ठीक है। आपको मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बेसिक से बताई है कि सबसे पहले तो चेक कैसे करते हैं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। मतलब भिन्न में 2 भिन्न अगर आपको दे रखी है तो बड़ी कैसी है, तो आप बता देंगे कि क्रॉस गुणा करके अपन चेक कर लेंगे, और जिस साइड की वैल्यू बड़ी आ रही है उसी साइड की जो है फ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। अब आपको अगर 3 वैल्यू दे दें तो उसमें कैसे चेक करेंगे, तो आप 2-2 का ग्रुप बनाकर चेक कर लें। जैसे इन दोनों में चेक किया था आपने तो ये बड़ा आया था, अब इसको आपने बड़ा मान लिया कि सबसे बड़ी, आप मान लें कि ये सबसे बड़ी है। फिर आपने इन दोनों में चेक किया तो भी ये बड़ी थी, तो ये क्या होगी, कंफर्म हो गई कि ये इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, मतलब ये सबसे बड़ी है। अब आपके सामने इसका झंझट खत्म, आपके सामने 2 बची है, तो इन दोनों में आप चेक कर ले कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ये आ गई आपकी सबसे छोटी, तो ये कौन सी होगी, फिर बीच वाली होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको मैंने समझाई है, ठीक है। तो इसी को आप सबसे जो है आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, और इसी को अगर घटते क्रम में लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं कि सबसे बड़ी पहले, घटते क्रम का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले, तो 7/4 आप पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे कि इससे छोटी कौन सी है, तो इससे छोटी है 9/8, और इससे छोटी कौन सी है 3/5, जो क्या है सबसे छोटी, ठीक है। ये क्या है सबसे छोटी, और वो क्या है सबसे आगे वाली, वो है सबसे बड़ी, ये है सबसे छोटी, ठीक है। तो इस पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उन्हीं क्वेश्चन लेता हूँ और उन्हीं क्वेश्चन में समझाने का ट्राई करूंगा और आगे कि आप उनमें समझ लें, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको भिन्न दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 ही यही है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। असेंडिंग का मतलब आरोही, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग का मतलब अवरोही, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। भिन्न में बड़ा छोटा कैसे चेक करते हैं वो आपको पता चला होगा अभी क्रॉस गुणा करके। अगर वहाँ पर समझ में नहीं आया आपको तो इस क्वेश्चन में मैं और आपको अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। कि आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी है। मतलब आपको ये चेक करना है कि ये जो चारों वैल्यू है इनमें कौन सी सबसे बड़ी है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि आप इनमें भाग करके देखें, बट आपको भाग करने के झमेले से बचना है तो 2-2 को ग्रुप को उठाओ कि 11/13, 9 आपने 11 लिया। अब इन दोनों में चेक करो पहले कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपको मिलेगा कि ये होगा 121, और ये कितना होगा 9, 13 × 9 कितना होता है, तो आप बता देंगे 117, ठीक है। 117, 13 नम कितना होता है 117। तो मैंने बोला है कि जिस साइड वैल्यू बड़ी आएगी उसी साइड की भिन्न जो होगी वो क्या होगी आपकी बड़ी होगी। तो ये अगर वैल्यू बड़ी है तो ये भिन्न बड़ी, ये अगर वैल्यू छोटी तो ये भिन्न छोटी। अब आपको लेनी कौन सी है, आपको ध्यान ये भी रखना है कि बतानी कौन सी है, सबसे छोटी, ठीक है। बड़ी नहीं, क्या बतानी है सबसे छोटी, सॉरी यहाँ पर कौन सी बतानी है आपको, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अगर बतानी है तो ये तो ऑलरेडी इससे बड़ी है, ये जो वैल्यू है ऑलरेडी इससे बड़ी है, मतलब ये सबसे छोटी तो होगी नहीं, तो इसको आप डिलीट कर दे, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दे, जस्ट चेक करें
कि जस्ट ये तो आपकी हो गई कि ये डिलीट हो गई, ये सबसे छोटी होगी नहीं, तो 9/11 और 3/4 में आप चेक कर ले कि इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो है ये ए वाली भिन्न ऑलरेडी इससे बड़ी है, मतलब इसका तो रोल है ही नहीं कि सबसे छोटी होगी। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में चेक कर ले, तो इन दोनों में कैसे चेक करेंगे, ऐसे ही 9 चौक 36 और 11 33, तो आपको पता चला कि ये भी इससे बड़ी है, मतलब इससे इस वाली भिन्न से ये वाली भिन्न बड़ी है, तो सबसे छोटी तो होगी नहीं, तो इसको भी आप डिलीट कर दें, इसको भी आप डिलीट कर दें। आप ये मान के चल रहे हैं कि ये भिन्न सबसे छोटी होनी चाहिए, बट एक और आपके सामने वैल्यू बची है 3/4 और एक और वैल्यू बची है 5/7, तो इन दोनों में चेक कर लें, इन दोनों में जो सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी होगी, क्योंकि ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है कि इन दोनों में कौन सी सबसे छोटी होगी, क्योंकि अगर इन दोनों में जो छोटी होगी वही सबसे छोटी होगी। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप तुलना क्यों कर रहे हैं 3/4 से और 5/7 की आप तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अब 3/4 से ऑलरेडी 2 फ्रैक्शन बड़े हैं, कौन से, ये ए और बी, तो इनका सबसे छोटा होने का चांस तो है ही नहीं, तो आप इन दोनों में चेक करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 9 7 दून 14 7 21 और ये आएगा आपका 4 5 20, मतलब ये भिन्न सबसे छोटी आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू छोटी आई है तो ये भिन्न छोटी होगी, इससे भी अगर छोटी है ये, तो ये क्या होगी आपकी सबसे छोटी, और आप ऑप्शन नंबर 5/7 के हो क्या है आपकी सबसे छोटी भिन्न है। आप भाग करके देखेंगे तो भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, भाग करके देखेंगे तो भी आंसर आपका यही आएगा। आई थिंक ये कलर दिख नहीं रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि भिन्न का कंपैरिजन कैसे करते हैं। आप क्वेश्चन और लगाएंगे, आगे क्वेश्चन लगाने का ट्राई करें, तो उसमें आपको चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर होती जाएगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दे रखा है, आपको जस्ट ये चेक करना है कि क्रॉस गुणा किसका ज़्यादा आ रहा है, जिसका क्रॉस गुणा करने पर वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो बड़ी होगी, और जिसका क्रॉस गुणा करने पर वैल्यू छोटी आ रही है वो वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, मतलब वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है, यहाँ से आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन बढ़ते हुए सही क्रम में है, मतलब आपको बताना है, ये कौन नहीं है, कौन है भैया, हमारे राजस्थानी राइटर, ये कौन है। ठीक है, कौन बढ़ते हुए सही क्रम में है, मतलब बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है कि सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा पहले, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो आपको इन सबको चेक नहीं करना है, आपको एक उठा लेना है। क्या आपने एक उठाया कि 5/7 9/11 और 7/8, इन तीनों को ही बताना है कि सही क्रम में कौन सा है, बढ़ते हुए क्रम में सही कौन सा है। ठीक है, तो आपको यही वैल्यू रिपीट करके 4 बार दे रखी है, अलग अलग इनका क्रम दे रखा है, बट आपको लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, तो इसको आप सिंपल बढ़ते हुए क्रम में बता दोगे। कैसे, कि इन दोनों में आप चेक करो कि इन दोनों में कौन सा है। अब बार बार अलग अलग जाकर लिखने का ट्राई नहीं करें, यहीं पर चेक करें। ठीक है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप करोगे कि ये 11 5 55 हो रहा है, ये 9 7 7 9 कितना होता है आपका 63 होता है, मतलब ये क्या है, इससे बड़ा है, ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी है, इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है। आप इनको देखेंगे तो इन दोनों में जो क्या कंपैरिजन है, इन दोनों में ये इतना कंपैरिजन है, इसको आप लिख ले, तो फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख के छोड़ दें। फिर आप देखें कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो 9 8 कितना होगा 72 और 11 7 77 होगा, मतलब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से बड़ी है, मतलब इस भिन्न से ये भिन्न और बड़ी है। आपने यहाँ पर क्या देखा कि इन दोनों का कंपैरिजन किया तो ये 55 आया, ये 63 आया, तो ये भिन्न इससे बड़ी है, ये जो भिन्न है इससे, मतलब ये जो भिन्न है इस वैल्यू से बड़ी है। आपने यहाँ पर क्या देखा, इस तरीके से देखा कि इसकी वैल्यू अगर 55 आई तो 55 की वैल्यू 63 से तो छोटी होती है, तो ये तो क्या है, छोटी है। मतलब आपको अगर बढ़ते हुए क्रम में बताना है तो सबसे छोटा पहले लेना है। ठीक है, सबसे छोटा पहले लेना है, तो आपको ये पता चला कि ये छोटी है पर ये इससे बड़ी है, तो ये आपको मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, सबसे छोटी है। ठीक है, ऐसा आप मान के चल रहे हैं कि ये सबसे छोटी है। अब आप आगे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपको ये मिलेगा कि इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया, इन दोनों में आपने कंपैरिजन किया तो ये जो वैल्यू है ये छोटी आ रही है और ये क्या आ रही है, ये बड़ी आ रही है। मतलब आपने क्या देखा कि ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है उस तरीके से आपको ले सकते हैं। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ, तो ये तो ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में ही आ गया, मतलब जो ऑप्शन आपने लिया था वही आ गया कि ये सबसे छोटी, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ही है ना। देखो ये 55 है, ये 63 है, ये 55 है, ये 63 है। आपको अगर समझने में कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन को समझाने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप या तो ये देख ले कि सबसे छोटा कौन सा है,
तो आपने ये देखा कि ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा कौन सा है, ये है, और इससे बड़ी भी वैल्यू, जैसे इन दोनों का कंपैरिजन किया तो इससे बड़ी भी वैल्यू ये आई, मतलब ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, तो बढ़ता क्रम क्या आ गया आपका 5/7, 9/11 और 7/8 ही क्या आ गया आपका बढ़ता हुआ क्रम आ गया, ठीक है। वरना मान लो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ होता कि ये 5/7, 7/8 और 9/11, इसमें अगर आपको चेक करना होता कि यही ऑप्शन मान लो आपने नहीं लिया, बी वाला ऑप्शन आपने उठाया, तो कैसे चेक करते कि इन दोनों को चेक करते तो कौन सा बड़ा छोटा है, आप ये देखते कि इन दोनों में कौन सा बड़ा छोटा है, 8 × 40 और 7 × 49, ठीक है। मतलब ये जो है ये इससे बड़ा है, आपको ये मान के चलना है कि ये बड़ा है, इस पर एक पॉइंट लगा दे कि ये क्या है, इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या आया आपका, जैसे ये आएगा आपका 5 8 40 और 7 7 49, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा कि इससे ये बड़ा है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। फिर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों में क्या आएगा, 11 7 77 और 9 8 72, ठीक है, 9 8 72। मतलब आपको क्या मिलेगा कि ये वैल्यू इससे भी बड़ी है, ये वैल्यू क्या है, इससे भी बड़ी है, मतलब सबसे बड़ा आपका ये आना चाहिए, लास्ट में ये आना चाहिए, और लास्ट में ये क्या आ रहा है, 7/8 यहाँ पर आ रहा है लास्ट में, मतलब ये ऑप्शन ही आपका सही होगा। ये भी एक करने का तरीका हो सकता है, आप कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो लास्ट में आनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत ही आसानी से, मतलब आसान भाषा में समझाने का ट्राई किया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप ट्राई करें कि आप क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करें, ठीक है। इसमें जैसे मैं एक बार और आपको समझाऊंगा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आप करें कि निम्नांकित में से लघुत्तम भिन्न कौन सी है, ठीक है, लघुत्तम भिन्न कौन सी है। आप थोड़ा इसी लैंग्वेज में आप सेटल्ड हो जाए कि कौन सी को आप कौन सी पढ़ने लग जाए, ठीक है। कि निम्नांकित में से लघुत्तम भिन्न का मतलब क्या होता है, लघुत्तम भिन्न का मतलब होता है सबसे छोटी। अब आपको यहाँ पर 4 भिन्न दे रखी है, इनमें से अगर सबसे छोटा निकालना है तो कंपेयर कर ले दो का, कि 1/2 7/12 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये आएगा यहाँ से 12, ये 7 दूनी 14, मतलब इससे जो है ये ऑलरेडी बड़ा है, तो इसका सबसे छोटा होने का चांस तो है नहीं, क्योंकि ये इससे ऑलरेडी बड़ा है। ये जो है 1/2 इससे बड़ा है 7/12। कैसे आपको मिला, इन दोनों का क्रॉस गुणा किया आपने तो 12 छोटा है, 14 बड़ा है, मतलब ये 7/12 जो है बड़ा है। तो इसको तो आप डिलीट ही कर दे 7/12 का, क्योंकि इसका सबसे छोटा होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये इस ए वाले से बड़ा है। फिर आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इससे ये छोटा है, तो आप ये मान के चल रहे कि ये सबसे छोटा है, इसको ही मान के चले सबसे छोटा है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे 5/6 और 1/2 में, तो आपको मिलेगा ये 6 और ये 5 दूनी 10, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है, सी वाली भी इस ए वाली से बड़ी है, सी वाली वैल्यू भी ए वाली से बड़ी है, मतलब ये यहाँ पर भी छोटा है, अभी भी 1/2 जो है ये छोटा है, ठीक है, 1/2 जो है अभी भी क्या है, छोटा है। तो आप ये मान के चलेंगे कि अगर ये छोटी है तो आपको अब एक ही वैल्यू बची है कंपेयर करने के लिए, क्या, 2/5। 1/2 और 2/5 में कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 4, मतलब आपको क्या मिला कि इस वैल्यू से 1/2 से ये बड़ी है, 1/2 से ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये वाली अगर वैल्यू, मतलब आपको क्या मिला यहाँ पर, हाँ, आप इसमें अगर गुणा किया तो आपके पास यहाँ पर आया 5 और यहाँ पर आया 4, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, आपके पास 5 आया और यहाँ पर अगर 4 आया है, तो आपको क्या दिख रहा है, आप बता सकते हैं कि ये वाली वैल्यू छोटी आई है, ये वाली वैल्यू छोटी आई है। आप मानकर चले थे कि ये सबसे छोटी है, इन दोनों का कंपैरिजन इनसे किया तो ये जो है 1/2 ऑलरेडी इन दोनों से छोटा है, बट ये 1/2 इससे भी क्या है, इससे क्या है, बड़ा है। 2/5 से 1/2 अगर बड़ा है तो ये अगर इन दोनों से छोटा है और इससे अगर ये बड़ा है तो ये क्या होगी, ये सबसे छोटी होगी। आप ये समझ सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कैसे कि आपने कंपैरिजन किस तरीके से किया, आप वो देख लें कि 1/2 में आप ये मान के चले थे कि 1/2 में और 7/12 में आपने कंपैरिजन किया था, 1/2 7/12 में, तो आपके पास आया था ये 12, ये 14, मतलब ये 14 अगर है तो ये तो बड़ी है, इसकी छोटी सबसे छोटी होने के चांसेस खत्म हो गए, ठीक है। फिर आपने 1/2 के साथ लिया, 1/2 के साथ लिया आपने 5/6, तो ये आएगा आपका 6 और ये आएगा 10, मतलब 5/6 भी जो है वो क्या है, 1/2 से बड़ा है, मतलब इसका भी सबसे छोटा होने का चांसेस खत्म हो गए। ये दोनों ऑलरेडी इस वैल्यू से बड़े हैं, तो आपके पास एक ही कंडीशन रहेगी कि इन दोनों को चेक कर ले कि इन दोनों में जो छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, और इन दोनों में चेक करेंगे तो 2/5 ये ऐसे आएगा आपका, 1/2 और 2/5, तो ये आएगा यहाँ से 5 और ये आएगा यहाँ से 4, मतलब ये वाली वैल्यू आपको छोटी मिल रही है, तो ये ऑलरेडी
इन दोनों से छोटा है, और ये अगर इससे बड़ा है तो ऑलरेडी ये क्या आ जाएगा, सबसे छोटा। अगर ये इससे बड़ा है तो ये क्या आएगा यहाँ पर बड़ा, और ये छोटा, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो आप 2/5 क्या बता देंगे, सबसे छोटी, जो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको 2-2, 3-3 बार करके बताया है कि आप कंपेयर करके चले, बस इसका इससे कर ले, इसका इससे कर ले, इसका इससे कर ले, और जो भी छोटा आ रहा है उसको मान ले कि सबसे छोटा है, और लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे छोटा आ रहा है। ठीक है, कौन सबसे छोटा आ रहा है। जैसे मैं आपके सामने एक वैल्यू लिखता हूँ ऐसे 20, 25, 23 और 40। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे इनमें आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 20 बता देंगे। बट मान लो ये 1 मिनट के लिए भिन्न की फॉर्म में, आप अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे, क्योंकि बहुत सारों को वहाँ पर समझ में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझे कि इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये इससे छोटा है। ठीक है, ये जो है ये वैल्यू इससे तो छोटी है, तो इसके सबसे छोटी होने के सबसे छोटी बतानी है, तो इस वैल्यू के सबसे छोटी होने के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि इससे छोटी भी एक वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। फिर इन दोनों में देखोगे, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो है, ये जो 25 है इससे बड़ा है, मतलब ये 23 क्या है, अभी भी छोटा है, मतलब ये अगर इससे 23 से बड़ा है तो इसके भी सबसे छोटे होने के चांसेस खत्म हो गए। अब आप आए इस 20 के पास, इन दोनों में कंपेयर किया आपने, तो इन दोनों में क्या मिला आपको कि ये 20 सबसे, इस 23 से भी 20 छोटा है, 23 से भी अगर 20 छोटा है, मतलब ये जो 23 है इन दोनों से ऑलरेडी छोटा है, और उससे भी छोटी एक वैल्यू आपको 20 मिल जाती है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, आपकी सबसे छोटी वैल्यू। इसी प्रकार अपन ने यहाँ पर कंपेयर किया है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा समझने में ट्राई करना पड़ेगा, समझने में थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, कि समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, जिस प्रकार मैंने बताया है उसी प्रकार आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि होता है कन्फ्यूजन। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है शायद तक, हाँ नहीं, ये 4 वाला नहीं किया है। जब 4 वैल्यू आ जाए तो ये क्वेश्चन भी आप करें, समझे कि कैसे करेंगे। क्या आपको दे रखा है, क्या लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, इसको कौन से ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, और इसी को बोलोगे आप बढ़ते क्रम में, कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझने का ट्राई करें। अभी तक अगर आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है तो ये 4 वैल्यू है, यहाँ से समझने का ट्राई करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फाइनल, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। वरना फिर आपका फॉल्ट है कि आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे होंगे। एक है 5/6, एक है 6/8, फिर एक है 7/9, और फिर एक है 11/13। अब आपके माइंड में ये चीज़ें चलनी चाहिए हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन को अगर जल्दी सोल्व करना है तो आपके माइंड में एक चीज़ चलनी चाहिए कि अगर इसमें आरोही क्रम का बोला है, असेंडिंग ऑर्डर का बोला है, बढ़ते हुए क्रम का बोला है, तो लास्ट में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी सबसे बड़ी। ठीक है, लास्ट में वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो कहाँ होगी, लास्ट में। तो आप देखें कि इनमें बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे इनको। ठीक है, कि इन दोनों का कंपेयर करें, आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कैसे आएगा कंपैरिजन करने में। इनको करने का और भी तरीका है कि आप इन नीचे वाली का एलसीएम ले लें और उससे भाग कर दें, बट वो बहुत मतलब बड़ा हो जाता है, उसकी कैलकुलेशन जो है वो बड़ी हो जाती है। तो यही तरीका जो है आपका अच्छा है। ठीक है, इसी तरीके से आप करें तो आप अच्छे से कर लेंगे, और आप समझेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज़ ये भी माइंड में रखनी है आपको कि अगर आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं, तो जो सबसे आगे वैल्यू जो होगी, सबसे आगे वैल्यू वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि 5/6, 6/8, तो ये होगा 8×5 40, और ये होगा 6×6 36। मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये जो है ये इससे छोटा है, ये एक प्लस है, ये माइनस में लिख रहा हूँ कि ये छोटा है, ये बड़ा है। आपने देखा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो आप ये मान के चल रहे हैं क्या कि ये सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, 6/8 और 7/9 में कंपैरिजन करेंगे। किस में, 6/8 और 7/9 में कंपेयर करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा कि ये आएगा 9×9 = 54, और ये क्या आएगा आपका 7×8 = 56। ठीक है, 7×8 = 56, मतलब ये अब भी छोटा है। ये क्या है, 6/8 अब भी छोटा है, इससे भी ये छोटा है, इससे भी ये छोटा है। ठीक है, दोनों से ही ये छोटा है। फिर आपने इन दोनों में कंपेयर किया, आपने किस में कंपेयर किया, इसको ही लेके आया, क्योंकि एक बार आप क्या देख लें, 6/8 को लेकर देखिए कि सबसे छोटा, क्या 6/8 सबसे छोटा हो रहा है क्या, क्योंकि अगर 6/8 सबसे छोटा होगा तो आप डायरेक्ट वो ऑप्शन निकाल कर टिक कर देंगे। कैसे कर देंगे आप समझने का ट्राई करें कि 6/8, इन दोनों से देख लिया कि इन दोनों से 6/8 छोटा है। अब आपको इसका कंपेयर करना है 11/13 और 6/8 का,
तो 13 होंगे, तो 13 कितना होगा आपका 78, 13 78 और 11 8 88 होगा। मतलब आपको क्या मिला कि इससे भी ये वैल्यू छोटी है, मतलब ये जो वैल्यू आ गई आपकी क्या आ गई, इन तीनों से छोटी है, इन तीनों से ये वैल्यू छोटी है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी सबसे छोटी वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी सबसे छोटी। और किस ऑप्शन में आपको 6/8 सबसे पहले नंबर पर मिल रहा है, वो ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, वो ऑप्शन है ये वाला। तो ये आपसे आपने यहाँ पर कहीं पर भी ये मैच नहीं हो रहा है कि 6/8 और कहीं पर ऑप्शन में आ रहा है, तो आपने जैसे क्या निकाल लिया कि सबसे छोटी वैल्यू क्या निकाल लिया आपने 6/8, एक ही वैल्यू निकाली और आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया कि यही होगा आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि बढ़े हुए क्रम में चल रहे हैं तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 6/8, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे इमेजिन कर करके कर लें, वरना अगर आपको ऐसे नहीं होता है तो आप क्या देखेंगे, आपने क्या देखा कि 5/6, अब समझने का ट्राई करें आप, अगर उस तरीके से समझ में नहीं आया तो इस तरीके से समझने का ट्राई करें कि 5/6 दे रखा है, 6/8 दे रखा है और आपको 7/9 दे रखा है और 11/13 दे रखा है। तो आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये 8 7 8 5 40 और 6 6 36, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी रहेगी। तो इसको आप आगे लिख लें, ये 6/8 जो है आपने मान लिया कि ये सबसे छोटा है और इस वैल्यू को ये जो है इससे छोटी है, ठीक है, ये जो वैल्यू है इससे छोटी है। तो इसको आपने सबसे, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे आगे लिखनी, तो आपने लिख लिया कि 6/8 सबसे छोटी है, क्योंकि एक बार छोटा आ गया है तो इसको मान के चले कि ये छोटा है, तो इसको माना आपने ये छोटी है और इसको आगे लिख लिया। फिर इन दोनों में कंपेयर किया आपने कि ये दोनों में, इन दोनों में क्या लफड़ा है। तो आपने जब इन दोनों में कंपेयर किया तो 5/6 और 7/9 में कंपेयर किया तो 9 पंजे कितना होगा आपका 45 और ये क्या होगा, ये 7 छंग कितना होगा आपका 42। मतलब आपको क्या मिला कि ये 5/6 जो है ये वैल्यू इससे क्या है बड़ी है, ये जो है 5/6 इससे क्या है बड़ी है, मतलब 7/9 से ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। ये जो 5/6 है ये 7/9 से अगर बड़ा है तो ये क्या है, ये 7/9 इससे छोटा है, इस 5/9 से छोटा है, मतलब 5/9 से आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको मिला कि ये जो है 7/9, 5/9 से क्या है, 5/6 से क्या है छोटा है, जैसे आपने इसे कंपेयर किया 5/6 और 7/9 आपने इस तरीके से कंपैरिजन किया तो ये 9 पंजे 45 आया और ये 7 छंग 42 आया। तो आपको ये वैल्यू बड़ी मिली, ये वैल्यू जो क्या मिली, ये बड़ी मिली, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वैल्यू इससे भी बड़ी है, ये वैल्यू इससे भी बड़ी है, तो आप लास्ट में एक कंपेयर और कर सकते हैं क्या, कि इस वैल्यू को देख ले कि इससे बड़ी है कि नहीं है। तो इस वैल्यू को देखेंगे 5/6 और 11/13 का आप कंपैरिजन करेंगे तो 13 पंज कितना होगा आपका 13 पंज 65 और 11 छंग 66 होगा। मतलब आपके पास क्या मिला 11/13 क्या मिला आपको सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। 11/13 क्या मिली सबसे बड़ी वैल्यू, कैसे कि 5/6 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और 5/6 अगर इससे छोटा है तो ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू। तो आपको दो वैल्यू मिल गई, सबसे बड़ी मिल गई, सबसे छोटी मिल गई, तो आपने ऐसे ही अरेंज कर दिया कि ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, ठीक है। अगर ऑप्शन 2 होते इस तरीके के मैच करते हुए तो आप इस तरीके से सबसे छोटी और सबसे बड़ी निकाल कर भी आंसर क्लिक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बताई है, अच्छे से आपको समझ में आई होगी और आप इस तरीके से क्वेश्चन को करने में समर्थ होंगे, ठीक है। और अगर इसमें क्वेश्चन है, शायद तक इसमें एक क्वेश्चन और है, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ये आप कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में 2/x बराबर 4 दे रखा है, 2/y बराबर आपको दे रखा है 8। तो आपको बताना है x माइनस वाई, मतलब x और y की वैल्यू आपको चाहिए। तो x की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी, यहाँ से x बराबर आएगा आपका, इधर लाओगे इसको तो आएगा आपका 2/4 और y बराबर क्या आएगा आपका 2/8, ठीक है। y बराबर कितना आएगा 2/8, तो ये होगा आपका 1/2 और ये होगा आपका 1/4। मतलब x माइनस वाई करना है तो 1/2 माइनस 1/4 करोगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा 4, ये आएगा आपका यहाँ पर 2 माइनस 1 मतलब 1/2, ठीक है। कितना बचेगा आपका 1/2 और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर। कैसे किया है अपन ने, x y की वैल्यू निकाली है और x में से y घटा दिया है, ठीक है। 1/2 माइनस 1/4 किया है तो क्या आ जाएगा आपका आधा जो आ जाएगा वो क्या आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताने का ट्राई किया है और भिन्न में इतना ही पढ़ना है आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग और ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है इसको आपको समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको याद नहीं रखना है कि प्रॉपर इनप्रॉपर मिक्स्ड या ये 4 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है कि कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। बट आपको समझने के लेवल पर अच्छे से समझ के चलना है कि 4 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं और कंटिन्यूड फ्रैक्शन आता है तो उसको कैसे करते हैं।
असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी नंबर को कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा कैसे बताते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज डिस्कस की है। ठीक है, तो आप भिन्न से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप जो है वीडियो को अगर समझ में आता है तो शेयर किया कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट करके बताएं कि स्पीड ज़्यादा है, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आती है तो ये मेरे को बताएं, या फिर अगर कहीं पर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कि मान लो आपको मैंने असेंडिंग ऑर्डर ही बताया और वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन, तो अगर नहीं आया समझ में तो आप वो क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दें। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें ताकि मैं उसको जो है आपको समझाने का ट्राई करूँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए